हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। आरसीसी का हम लोग जिसमें 1300 प्लस एमसीक्यू है, क्वेश्चन कर रहे हैं। 1300 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें से हम लोगों का 220 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे 221 से 240 तक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी टाइप के क्वेश्चन है, जो किसी न किसी जेई या फिर एई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ताकि आप लोगों का डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को डाउट क्लियर होते जा रहा होगा। यही आशा के साथ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आगे। यदि आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप लोगों को करना है। यदि आप लोग नए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 221 नंबर का क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल इज नोन बाई द वेट दैट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपने को पोल का स्ट्रेंथ निकालना है। तो उसके वेट से हम लोगों को निकालना है, तो जहाँ कहाँ पर उसका हम लोग किस वेट पे हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हम लोग उसका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, जो पोल है उसका न्यूट्रल एक्सिस होता है, वो जहाँ पर से चेंज हो रहा होगा वहाँ उस लोकेशन से हम लोग उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, इसका पोल का। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो, द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस विल चेंज। तो जहाँ पर उसका न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो रहा होगा उस लोकेशन पे हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कंटिन्यूअस मेंबर इज प्लेस्ड एज। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो कंटिन्यूअस आरसीसी मेंबर होता है उसमें हम लोग मेन मेन रेनफोर्समेंट होता है उसको हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ऑन द अपर सरफेस, ऑप्शन बी दिया है ऑन द साइड सरफेस, ऑप्शन सी दिया है ऑन द बॉटम सरफेस, और ऑप्शन डी दिया है ऑन द टॉप एंड बॉटम सरफेस। तो यदि आरसीसी कोई मेंबर है और वो कंटिन्यूअस है, मान लो इस टाइप का कंटिन्यूअस, यहाँ पर कॉलम है यहाँ पर कॉलम है, वे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर तो इसका टेंशन होगा, लेकिन यहाँ पर टेंशन नीचे में होगा और यहाँ पर टेंशन ऊपर में होगा। तो ऐसे में क्या है, इसका डायग्राम ऐसे करके बनता है। तो ऊपर नीचे दोनों में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंशन आ रहा है, तो हम लोगों को जो बार प्रोवाइड करना पड़ेगा रेनफोर्समेंट, वो ऊपर नीचे दोनों में प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम लोग किसी बीम के, मान लो बीम है तो उसके टॉप में भी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और बॉटम में भी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑन द टॉप एंड बॉटम सरफेस। मतलब टॉप और बॉटम सरफेस दोनों जगह में हम लोगों को मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्किंग लोड में बी डिफाइंड अस। तो इसमें वर्किंग लोड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि मैक्सिमम लोड कोइंसाइडिंग ऑफ डेड एंड लाइव लोड्स। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए सेट ऑफ क्रिटिकल लोड्स इन सर्विस कंडीशन। ऑप्शन सी में दिए थे आल लोड दैट एक्यूर ड्यूरिंग सर्विस कंडीशन। और ऑप्शन डी दिया है ए सेट ऑफ मैक्सिमम लोड फॉर विच नो फेलियर विल एक्यूर। तो जो वर्किंग लोड हम लोग लेते हैं वो हम लोग जितने भी लोड रहते हैं, जितने भी क्रिटिकल लोड रहते हैं उसका सेट होता है। जितने भी लोड आ रहे हैं उसके उसके सेट को हम लोग वर्किंग लोड बोलते हैं। और किसके कंडीशन में, सर्विस के कंडीशन में, कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा ए सेट ऑफ क्रिटिकल लोड इन सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन में उसके मतलब जब तक उसको यूज़ कर रहे हैं तब तक उसमें जो भी क्रिटिकल लोड आ रहा है उसके सेट को हम लोग वर्किंग लोड लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज। तो इस क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर पूछ रहा है रेनफोर्समेंट के लिए। तो चार ऑप्शन देख सकते हो दिए हुए हैं।
तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इफेक्टिव कवर क्या होता है और नॉर्मल कवर क्या होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि ये बीम का टॉप व्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये बीम है और यहाँ पर बार लगा हुआ है, चार मेन रेनफोर्समेंट है इसका। और ये जो किनारे में लगा हुआ है वो स्टीरअप बार है। तो जो स्टीरअप बार के आउटर से जो बीम के इनर तक होता है उसको हम लोग नॉमिनल कवर बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि नॉमिनल कवर दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हो नॉमिनल, यहाँ से यहाँ तक नॉमिनल। और जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो उसके सेंटर से जो बीम के आउटर मोस्ट रहता है वहाँ तक को हम लोग को बोलते हैं इफेक्टिव कवर बोलते हैं। तो ये दोनों क्लियर आप लोग को हो गया होगा कि इफेक्टिव कवर किसको बोलते हैं, नॉमिनल कवर किसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया गया है कि मान लो कि नॉमिनल कवर है हम लोगों का 40 mm, 40 mm लेके चलते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, जूम इन कर देता हूँ मैं। डाया ऑफ बार दिया हुआ है, डाया ऑफ बार का दिया 20 mm दिया हुआ है। और डाया ऑफ रिंग, जो रिंग स्टीरअप बार दिया है उसका डाया दिया हुआ है 10 mm। तो इफेक्टिव कवर हम लोगों को कितना हो जाएगा, नॉमिनल कवर प्लस डाया ऑफ रिंग। डाया ऑफ रिंग मतलब जो इसका है उसको प्लस कर दिए और प्लस कर देंगे डाया ऑफ बार और बाई 2 कर देंगे, मतलब इसका हाफ कर देंगे, इसको ऐड करके इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ सेंटर आप लोगों को निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि 60 mm आया है। तो क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिव कवर किसको बोलते हैं और नॉमिनल कवर किसको बोलते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी मैं बताया कि क्या होता है इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर होता है, क्लियर कवर। और प्लस में होता है 1/2 डाया ऑफ मेन बार होता है, डाया ऑफ मेन बार होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो ही दिया हुआ है, क्लियर कवर, डाया ऑफ बार। और जो रिंग का जो डाया होता है उसको नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसी के हिसाब से आंसर हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर कवर प्लस 1/2 इंटू बार डायामीटर। ठीक है, यदि अगर स्टीरअप का डाया मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग डायरेक्ट क्लियर कवर को लेके चलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड आरसीसी सेक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा करेक्ट है अपने को देखना है। चलिए देख लेते हैं तो क्या क्या स्टेटमेंट है। द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए बैलेंस सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन का यहाँ पर देख सकते हो कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन का क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो बैलेंस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है, ग्रेटर नहीं होता। यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन विल रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो स्टील होता है वो उसका परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाता है स्टील, क्योंकि अंडर रेनफोर्समेंट से रेनफोर्समेंट इसमें कम होगा तो स्टील अपने मतलब परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कलर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन दैट ऑफ ए बैलेंस सेक्शन। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कम होगा। तो इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कॉन्क्रीट ऑन द टेंशन साइड इज एल्सो टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या बोल रहा है इस स्टेटमेंट में, जो कॉन्क्रीट होता है उसके लिए हम लोग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड को मतलब कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये गलत है, हम लोग जो टेंशन साइड में जो कंक्रीट रहता है उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि सेकेंड और थर्ड किसमें दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एक बार जूम करके आप लोग देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। तो हम लोग जो आरसीसी बीम होता है उसमें मिनिमम मिनिमम टेंशन स्टील देते हैं, ऐसा क्यों है, प्रोवाइड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है।
यदि हम लोग उसको उसमें स्टील नहीं दें, डायरेक्ट उसको कंक्रीट से ही हम लोग कोई बीम बना लेते हैं, तो क्या होगा? वो रह पाएगा क्या? वो सडन मतलब उसका फेलियर हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा वो नीचे की ओर। यदि हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं टेंशन टेंशन साइड में, यदि हम लोग टेंशन साइड में मिनिमम रेनफोर्स कम से कम दे दें, तो वो क्या है, जो सडन फेलियर होगा वो सडन फेलियर नहीं होगा। तो हम लोग जो सडन फेलियर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट सडन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। reinforced concrete beam section in which the steel reach yield strength at load lower than that load at which the concrete reach failure strain are called। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्टील है वो अपने यील्ड स्ट्रेस पे पहले पहुंच जा रहा है फेल होने के लिए, और कंक्रीट नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस रेनफोर्समेंट को हम लोग कौन सा सेक्शन बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन बोलते हैं, जिसमें स्टील अपने पहले यील्डिंग स्ट्रेस पे पहुंच जा रहा है और कंक्रीट नहीं पहुंच पा रहा है। तो मतलब रेनफोर्समेंट कम है, इसलिए वो अपने यील्डिंग स्ट्रेस पे पहले पहुंच जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि अंडर रेनफोर्समेंट किसको बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन किसको बोलते हैं, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। तो हम लोग जो लिमिट स्टेट डिजाइन करते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए, तो जो स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं? तो मैं पहले बताया हूँ, स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम लोग लीनियर एज्यूम करके चलते हैं, ऐसे रहता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि ये बीम दिया हुआ है, और नीचे में यहाँ पर चार इसका बार लगा हुआ है, जिसको हम लोग इसके एरिया को ए एस टी बोलते हैं, और इसका विड्थ बी है और इसका डेप्थ डी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो बना है ये स्ट्रेन डायग्राम है, और इसके बगल में जो बना है स्ट्रेस डायग्राम है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सारे वैल्यू जो ऊपर में दिया हुआ है, नीचे बॉटम मोस्ट फाइबर में जो दिया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्ट्रेन डायग्राम पूछा था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है ना। और इसका आउटर मोस्ट फाइबर जो कंप्रेशन जोन होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.0035 होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो टेंशन साइड में जो इसका वैल्यू होता है कितना होता है, 0.87 FY/ES प्लस 0.002 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे इसका क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर। ऑप्शन ए देख सकते हो कि लीनियर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा लीनियर। यदि स्ट्रेस के लिए पूछता तो क्या होता, उसके लिए होता रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, इसका करेक्ट होता है ये वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर किसके लिए यहाँ पर स्ट्रेन के जगह में अगर स्ट्रेस लिखा रहता तो उस कंडीशन के लिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A RCC beam of 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe 115 grade steel. The grade of concrete used in M20. The limiting moment carrying capacity of this beam is। तो इसमें क्या पूछा है कि लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अपने को निकालना है, और विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट का ग्रेड दिया हुआ है, और कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है। सभी चीज़ हमें हम लोगों को दिया हुआ है, और अपने को क्या निकालना है, मोमेंट कैपेसिटी निकालना है। किस कंडीशन में, लिमिटिंग के कंडीशन में। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि लिमिटिंग और बैलेंस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ किसके लिए, बैलेंस के लिए, और लिमिटिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा रहे सेम ही बनेगा उसका। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेन फार्मूला है। अब यहाँ पर का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि स्टील का ग्रेड कैसा होगा। मेन फार्मूला ए वाला है, इसको आप लोग देख सकते हो, इसमें सारा वैल्यू को पुट करेंगे
और जैसे एम यहाँ पर क्या दिया है, माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए ए वाला होगा, माइल्ड स्टील के लिए ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा आप लोगों का, जिसमें एम यू लिमिट का वैल्यू होगा पॉइंट, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर होगा। तो ये किसके लिए है, 250 के लिए है। और बाकी के लिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि एच वाई एच डी बार यदि है एफ ई 415 ग्रेड का स्टील है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर का वैल्यू बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरा वैल्यू आ गया है 0.138 आ गया है, और एफ ई 500 के लिए क्या हो जाएगा 0.133 हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोगों को किसके लिए, कौन सा ग्रेड के लिए पूछा है, 415 ग्रेड के लिए पूछा है। तो हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है, तो कंक्रीट का ग्रेड में हम लोग एफ सी के जगह में कंक्रीट का ग्रेड यूज़ रख लेंगे। बीम का विड्थ दिया हुआ है और बीम का डेप्थ दिया हुआ है। सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताया हूँ, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि सारे वैल्यू दिए हुए हैं, विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, और ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है, 415 दिया हुआ है। तो जो अभी मैं बताया 415 वाला जो फॉर्मूला, उसमें आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी में जो आंसर है 49.68 किलो न्यूटन मीटर, इतना आंसर आप लोगों का आ जाएगा। आप लोग पुट करके देख सकते हैं। और जो फॉर्मूला बताया तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी फॉर्मूला पूछ लेता है तो कभी उसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सब आप लोग देख सकते हो वीडियो को बाद में, और उसको कैलकुलेट करके एक बार जरूर देखना, इतना आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ ए सेक्शन टू इट्स यील्ड मूवमेंट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लास्टिक मूवमेंट और यील्ड मूवमेंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं सेप फैक्टर। सेप फैक्टर इक्वल टू होता है प्लास्टिक मूवमेंट बाई होता है यील्ड मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा सेप फैक्टर। ये प्लास्टिक मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अस द एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज। यदि हम लोग जो स्टील का एरिया है उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो स्टील के एरिया को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। मान लो ये कोई बीम है, अब स्टील हम लोग स्टील का क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे आते जाता है। आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ कि यदि स्टील का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो उसका न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे आने लगेगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीज, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए अंडर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन इज। तो इस क्वेश्चन में अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंडर रेनफोर्समेंट के कंडीशन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूला यहाँ पर दिए हुए हैं। एम आर इक्वल टू बी इंटू एक्स ए सिग्मा सी बी सी बाई टू, कोष्टक में है डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो यदि अंडर रेनफोर्समेंट के कंडीशन में पूछा जाए, अंडर रेनफोर्समेंट के कंडीशन में पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, जो स्टील है वो पहले फेल होता है, स्टील पहले फेल होता है। ठीक है, स्टील पहले फेल हो रहा है तो हम लोग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो हम लोग स्टील के लिए निकालते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट के लिए निकालेंगे। तो जो नीचे वाला यहाँ पर देख सकते हो कि रेनफोर्समेंट इसमें यूज़ हो रहा है, तो अंडर रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सिग्मा एस टी ए एस टी लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील है।
तो हम लोग अंडर रेनफोर्समेंट के कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टील वाला, और ओवर रेनफोर्समेंट के कंडीशन में हम लोग ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। और यदि बैलेंस सेक्शन के लिए पूछा जाए तो बैलेंस सेक्शन में हम लोग दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 234 नंबर का क्वेश्चन है, द माइल्ड स्टील टू बी यूज्ड अस ए रेनफोर्सिंग मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम। तो हम लोग जो स्टील प्रोवाइड करते हैं, माइल्ड स्टील प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में, तो वो किससे फ्री होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है लूज माइल स्केल, और ऑप्शन बी है ऑयल एंड ग्रीस, ऑप्शन सी है पेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। ये सारे से फ्री फ्रॉम होना चाहिए जो हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, उसमें ना तो ग्रीस होना चाहिए, ना पेंट होना चाहिए, और ना ही वो ढीला होना चाहिए किसी भी पैमाने से। यदि वो 8-10 mm का यूज़ कर रहे हैं तो 10 mm ही होना चाहिए, यानी कि 9.81 ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्ट 10 mm का एम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट द अल्टीमेट स्ट्रेन इज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो हम लोग कर्व बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं किस कंक्रीट के लिए, तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है कंक्रीट का। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है कंक्रीट के लिए। तो इधर आप लोगों का स्ट्रेस होता है और इधर होता है स्ट्रेन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन होता है। तो जो यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना हुआ है, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035 होता है अल्टीमेट स्ट्रेन। यदि कंप्रेशन की बात करें तो 0.002 होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है दोनों को, इसका पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। और इसका जो शेप होता है यहाँ पर देख सकते हो कि इसका शेप कैसा होता है, यहाँ तक तो पैराबोलिक होता है, फिर यहाँ तक रेक्टेंगुलर होता है। तो पैराबोलिक रेक्टेंगुलर होता है शेप इसका पूछा जाए तो। और यदि कंप्रेशन के लिए सिर्फ पूछा जाए तो पैराबोलिक होता है, क्योंकि कंप्रेशन में यहाँ तक बस जा रहा है तो यहाँ तक पैराबोलिक होता है। यदि इस ठीक है ना, तो सारे आप चीज़ों को क्लियर कर लेना एक बार। ये दोनों वैल्यू याद रखना होना चाहिए, और इसका जो शेप है वो कैसा होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज में। तो अभी मैं क्या बताया आप लोगों को कि 0.0035 होता है। ठीक है, 003, इसको यदि परसेंट में हम लोग चेंज करें तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 0.35% हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.35%। अब यदि कंप्रेशन के लिए सिर्फ पूछता है, यहाँ पर मेंशन कर दिया रहता क्वेश्चन में कि कंप्रेशन के लिए हम लोगों को बताना है अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होगा, तो उसका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाता करेक्ट, 0.20%। बट इस क्वेश्चन में इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the name of the method used for rigid structural design in cement which maximize the power used in both steel and concrete? तो वह कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग जो स्टील और कंक्रीट का जो पावर होता है उसको हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ डिजाइन, ऑप्शन बी में दिया है आरसीसी स्ट्रेट डिजाइन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्सियल लोडेड डिजाइन, ऑप्शन डी में दिया है ऑप्टिमम लोड डिजाइन। तो हम लोग अल्टीमेट लोड जो मेथड होता है उसमें हम लोग स्टील और कंक्रीट का जो भी पावर होता है उसको हम लोग मैक्सिमाइज लेके चलते हैं और उसी पे डिजाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीजन ऑफ चूसिंग माइल्ड स्टील बार अस reinforcement इज टेंसाइल जोन ऑफ कंक्रीट इज दैट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हम लोग
माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं टेंशन जोन में। तो क्या रीज़न है कि हम लोग माइल्ड स्टील ही यूज़ करते हैं? तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट द सेम एज द ऑफ कंक्रीट। तो ये गलत है कि सही, आप लोगों को बताना है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो तो ये जो माइल्ड माइल्ड स्टील होता है उसका मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट का दोनों का सेम नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी में देखते हैं द पॉइजन रेशियो ऑफ माइल्ड स्टील इज ऑलमोस्ट द सेम एज द कंक्रीट। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का पॉइजन रेशियो अलग अलग होता है। ऑप्शन सी में है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो लीनियर एक्सपांसन होता है वो लगभग सेम होता है। कितना होता है? 2 × 10⁻⁻⁶ होता है। ये बात मैं पहले भी बताया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। 240 नंबर का क्वेश्चन है इन ए रेनफोर्स्ड अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी आर रिलेटेड अस। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। मैं पहले भी इसको बताया हूँ। अंडर रेनफोर्समेंट के लिए जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो छोटा होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। ये पूरा मैं पीडीएफ से बताया था आप लोगों को कि अंडर रेनफोर्समेंट के लिए क्या होता है, ओवर रेनफोर्समेंट के लिए क्या होता है और बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि इस टाइप का कंडीशन तो बन ही नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोगों को एक्स ए है वो छोटा होना चाहिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये सारे ए बी सी जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 240 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये उम्मीद के साथ मैं आगे चलते जा रहा हूँ। यदि कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आगे भी आप लोग ऐसी वीडियो को देखते रहिए। लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलते रहे, इसी से तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि मैं हाँ और वीडियो और अच्छे से बनाऊँगा। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें।